बैठ। अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज के सैनिक स्कूल से हुई थी। वहाँ तक मैंने 12वीं तक पढ़ाई वहाँ पे की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से जूलॉजी ऑनर्स में किया है। वर्तमान में मैं मुजफ्फरपुर ज़िले में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। अपने खाली समय में मुझे पढ़ना और वेब शोज देखना पसंद है। कब से आप कार्यरत हैं? सर 2023 के मार्च से 8 महीने हो। अच्छा। तो ये अपॉइंटमेंट आपका कैसे? 66 बीपीएससी से। 66 बीपीएससी के थ्रू। अच्छा। तो ऑलरेडी आप जॉब में हैं? जी सर। फिर से आप सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर हो रहे हैं, ऐसा क्यों? सर वर्तमान में मेरा जो जॉब है वो पे स्केल लेवल 7 का है। ओके। और बीपीएससी में वैकेंसीज लेवल 9 की भी आती हैं। तो सर नेचुरल करियर ग्रोथ के लिए दोबारा सर। और कैरियर ग्रोथ के लिए आप आना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप हमें बता सकते हैं ई गवर्नेंस क्या है? सर ई गवर्नेंस के तहत जो सरकार है अपने सिटीजन्स को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराती है। ई गवर्नेंस के थ्रू हम वो सुविधाएं लोगों को ऑनलाइन कराते हैं। उदाहरण के तौर पे बिहार में आरटीपीएस जो है, राइट टू पब्लिक सर्विस, उसमें वही सुविधाएं जैसे कि आपको प्रमाण पत्र मिलता था, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका 2 फ़ायदा होता है। पहला तो पब्लिक इंटरैक्शन कम होता है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा ये कि स्पीडी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो सकती है। ठीक है। तो क्या ये वन वे ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं क्या सर। वन वे मूवमेंट है गवर्नमेंट टू पब्लिक, या इसका रिवर्स भी होता है? सर दोनों मूवमेंट है। कैसे? जैसे कि रिवर्स मूवमेंट के बारे में हमें बताइए कुछ। सर जो हम अप्लाई करते हैं वो टुवर्ड्स पब्लिक टू गवर्नमेंट रहता है। इसके अलावा जैसे हम पे करते हैं, वर्तमान में हम टोल टैक्स पे करते हैं, वो भी हम ऑनलाइन ही पे कर रहे हैं बारकोड से, या फिर हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ, पब्लिक की तरफ से डायरेक्टेड है। ठीक है। ई गवर्नेंस तब तक सक्सेस नहीं होगा अगर वहाँ पे जो हमारे ग्रीवांसेस हैं उनके रिड्रेशल के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं हो। यस। इस तरह की कोई मैकेनिज्म के बारे में आप बता सकते हैं? यस सर, हमारे बिहार राज्य में इसकी सुविधा की गई है। जो पीजीआरओ है, हर अनुमंडल में एक पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का पोस्टिंग है, और ये वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट किया जाता है या फिर आप टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप विभिन्न विभागों का एक जगह पे कंप्लेन कर सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के वहाँ पे पदाधिकारी रहते हैं, वो विभिन्न विभागों को, जैसे कि मेरे विभाग की भी कोई शिकायत है, वो मेरे विभाग में न करके पीजीआरओ के यहाँ ही किया जा सकता है। तो एक ही जगह पे लोगों का रिड्रेसल हो जाता है। आप अभी फूड सप्लाईज का प्रोफाइल है आपका, वहाँ पे किस तरह से ई गवर्नेंस का रोल होता है, इसके बारे में हमें बताएंगे आप। सर डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे बोले तो शुरुआत से सर जब गुड्स का खरीदारी होता है उसको टैग किया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस से ट्रैक किया जाता है। जो मेन एफसीआई का गोडाउन है वहाँ से एसएफसी के गोडाउन पे जो ट्रक्स जाते हैं उनको जीपीएस से मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, एक तो ट्रैकिंग हो गई। और सेकेंड सर जो डिसबर्सल होता है, जो कि पीडीएस शॉप पे जाता है डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, उसको भी वैसे ही ट्रैक करते हैं। ओके। कंज्यूमर के एंड पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सर 2020 के बाद से पॉस मशीन पे अप्लाई किया गया। तो जब तक पब्लिक अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा तब तक उसको अनाज नहीं मिलेगा। और कोई एस्पेक्ट है जो कि ई गवर्नेंस का पार्ट है? जी सर। क्या है? राशन कार्ड के एप्लीकेशन के लिए हाल ही में शुरू किया गया। पहले राशन कार्ड आरटीपीएस काउंटर से अप्लाई होता था, अभी rconline.gov.in साइट पे भी होता है, तो लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इससे पब्लिक को आना नहीं पड़ता है सर। और कुछ नहीं सर, इससे ज़्यादा भी है। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर गवर्नमेंट के द्वारा जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जिनके लिए सर्विसेज या गुड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बदले में अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफ़र। जैसे कि हमारे यहाँ भी आवास योजना है, तो आवास योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में इस मामले में प्रपोजल है कि लोगों को वैसे फैसिलिटी मिल जाएगी खुद के लिए खाद्यान्न चूज़ करने की, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या किया जा सकता है, ये अभी मूटेड है सर यहाँ। ओके। फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? सर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। इसके तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी एवं शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को आच्छादित करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण कि लोगों को एक बेसिक मिनिमम फूड सिक्योरिटी मिल क्या प्रोविजंस थे इसके? सर इसमें 2 है, एक तो पीडीएस है, दूसरा जो स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है एमडीएम मिल है, ताकि बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, पीडीएस के लिए क्या प्रोविजंस थे? पीडीएस के लिए सर 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, पीएचएच कार्ड और AAY कार्ड। पीएचएच कार्ड प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोला जाता है। उसमें प्रत्येक परिवार के प्रत्येक मेंबर पे 1 kg गेहूँ और 4 kg चावल मिलता है।
फ्री? जी सर, वर्तमान में फ्री है, पहले इसके लिए पे करना पड़ता था। कितना पे लेकिन करना पड़ता था? सर उस टाइम के रेट का मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा। 2020 के बाद से जब से मैंने ज्वाइन किया तब से पे नहीं किया जा रहा है, फ्री है ये। अच्छा, और क्या था? अंत्योदय कार्ड में प्रति परिवार लोगों को एक मुश्त 7 केजी गेहूँ और 28 केजी चावल दिया जाता था। वो जनरली जो गरीब फैमिली होती हैं, जैसे कि कोई फैमिली है जिसकी मुखिया विधवा महिला है या कोई दिव्यांग पुरुष है, तो उन फैमिलीज को PHH कार्ड दिया जाता है, जिसमें कि उनको अगर परिवार में एक भी सदस्य है तो उन्हें 35 किलो अनाज दिया जाता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें तो एक आपने कहा कि फ्री कर दिया गया है। जी सर। और भी जो हमारा न्यूट्रिशनल लेवल है जी उसको इनहेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं? सर जो चावल मिलता था उसमें 10% की रेशियो में या फिर 1%, हम श्योर नहीं है, फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है, जो कि आयरन एनरिच्ड राइस कर्नल्स होते हैं। क्या होता है फोर्टिफिकेशन? सर फोर्टिफिकेशन में जो राइस होते हैं उनको और फॉलिक एसिड को मिला के हम राइस कर्नल्स बनाते हैं, जो कि आयरन में रिच होते हैं, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है हमारे यहाँ उसको मतलब कम्पीट किया जा सके। ये एडिशनल मेजर है। जैसे कि महिलाओं में अनीमिया की समस्या ज़्यादा होती है तो उनको स्कूल में भी फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं, उनके प्लस में एक PDS के भी माध्यम से, ताकि परिवार के बाकी सदस्यों को भी ये लाभ मिल सके। ठीक, हमारे पास 2 पैकेट्स राइस के रखे हुए हैं, जी। एक सिंपल है और दूसरा फोर्टिफाइड है। कैसे पहचानेंगे हम? एकदम बेसिक लेवल पे जैसा कि हमें पब्लिक में फेस करना पड़ता है, फ्लोट करने लगता है जो फोर्टिफाइड राइस के कर्नल। नहीं, वो पैक्ड है, उसे हमने खोला नहीं है। जी सर। पैकेट को कैसे पहचानेंगे कौन सा नॉर्मल है और कौन सा फोर्टिफाइड है? सर वर्तमान में मिक्स करके दिया जा रहा है, जो कि मतलब राइस का ओरिजिनल आता है उसी में एक रेशियो में मिक्स कर दिया जाता है उसको प्रति अच्छा, क्विंटल। आपके पास वो मिक्स किया हुआ जी ही सर, आता है। जी बट ऐसे अगर हमें पहचानना हो तो कोई लोगो वगैरह होता है? नहीं पता। ओके सर। आपका पोस्ट प्रेफरेंस सब रजिस्ट्रार है ना? जी सर। अभी बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट में लैंड विशेष लैंड सर्वे का कार्य चल रहा है? ये नहीं पता। आपको जो मान लिया कि इसमें पोस्टिंग हो जाती है जी सर। तो लैंड से संबंधित वहाँ पर कार्य करना पड़ता है। जी सर। तो उसमें लैंड से संबंधित कुछ पता है क्या क्या रहता है उसमें? सर रजिस्ट्री ऑफिस में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते हैं हमारे, मतलब जो भी 2 लोगों के बीच में डीड होता है उसको रजिस्टर किया जाता है। लैंड रजिस्ट्री उसमें कई पार्ट है। इसके अलावा सर जैसे कि लोगों का मैरिज होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो शादी करते हैं वो रजिस्टर कराते हैं। कोई अगर चाइल्ड अडॉप्ट करता है बच्चा तो उसको भी लोग रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर कराते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम रेवेन्यू है सर लैंड रजिस्ट्री से ही आता है। अच्छा, आप पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपके समक्ष एक गैरमजरूआ खास का वहाँ मामला आता है रजिस्ट्री का, आप क्या कीजिएगा इस केस में? सर गैर मजूरे से हम ये समझ रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है वो, उसको सामने वाला इंसान रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। नहीं, गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट बहुत बंदोबस्त होता है ना, जैसे किसी किसी का गरीब होता है जिसको सरकार नियम बनाया है कि 3 डिसमिल तक ज़मीन देंगे। जी सर। वो 3 डिसमिल ज़मीन कहाँ से लाएगी सरकार? सर जो सरकारी लैंड होता है जो कि वही हम बात कर रहे हैं। जी सर। कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो ज़मीन है कि किस में है, गैरमजरूआ आम में है कि खास में है, इसका होगा कि नहीं होगा? सर इसके लिए शायद राजस्व विभाग जो है वो सर्वे कराते हैं, जो CO के अंडर और RO के अंडर नहीं, है। उसकी बात अलग है। आपके पास केस आया है गैरमजरूआ खास में, वो ज़मीन जो दिखाई दे रहा है गैरमजरूआ खास लिखा हुआ है, और उसको रजिस्ट्री करने के लिए प्रपोजल है कि भाई इसको रजिस्ट्री कर दीजिए, क्या कीजिएगा, कहाँ से क्या कीजिएगा इसको? सर वो नियम संगत नहीं होगा, रिकॉर्ड्स में कहीं मैच किया जाता होगा। अच्छा, आप अभी सप्लाई अफसर है ना? जी सर। आप अपने क्षेत्र में गए हुए हैं, जी। एक PDS की दुकान पर गए, वहाँ पर देखे कि वो जो अनाज दे रहा है वो टीन से नाप के दे रहा है, जी सर। क्या कीजिए उसका? सर ये उल्लंघन है। अभी हम लोग जाके देखते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी के ही मेजर में पहले जो तराजू यूज़ किया जाता था उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यूज़ किया गया। तो अगर हम लोग को ऐसा कोई शिकायत आता है तो उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं SDO के यहाँ कि ये कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। मान लिया कि वो जो नाप के दिया जी सर। 5 किलो दे रहा है और नापा तो 5 ही किलो हो रहा है उस टीन में, जी सर। तब क्या कीजिएगा उसका? सर फिर भी ये गलत है, मतलब वो गवर्नमेंट का अगर एक्सटेंडेड हैंड है तो उसको जिम्मेदारी दी गई तो नियम संगति कर सकता है। जूलॉजी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ना? जी सर। इंडिया किस जू जियोग्राफिकल रीजन में पड़ता है? अफ्रीकन एलिफेंट और इंडियन एलिफेंट
कैसे अंतर कीजिएगा फिजिकल फीचर देख कर करना है? सर अफ्रीकन एलिफेंट्स के दांत बड़े होते हैं। इसका भी तो दांत रहता है, एक के बराबर दांत है दोनों का। जी सर। 2 एलिफेंट खड़ा कर दिया है, दोनों का दांत एक बराबर है। सर श्योर नहीं, पर कलर डिफरेंस शायद होता है। जो एशियाटिक एलिफेंट है उनका शायद सर हल्का ग्रेइश होता है और अफ्रीकन एलिफेंट ब्लैक कलर का होता है। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस। और थर्ड नोमेनक्लेचर के अनुसार थर्ड पर क्या रहेगा? ये तो जीनस स्पेसिस हो गया, जी सर। थर्ड पर क्या रहेगा? फेलिसिडी है सर, कैट फैमिली का है सर फेलिसिडी। वो तो फैमिली की बात है। जी सर फैमिली जी। थर्ड पर क्या रहता है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है। फाइलम रहता है सर, फाइलम कार्निवोरा। कार्निवोरा तो बहुत है। अच्छा, ये पैंथेरा लियोपर्सिका ये किस टाइप को, किस लाइन को बोलेंगे? नहीं पता। पटना जो घूमे हैं कभी? जी सर बचपन में। राइनो देखे हैं? जी सर। जूलॉजिकल नेम क्या है उसका? नहीं। राइनो बिहार में कहीं पाया जाता है? नहीं सर। कहाँ से आया है ये? असम में पाया जाता है। अच्छा, कहीं से माइग्रेट होके बिहार में आता है? सर जो बॉर्डर रीजन है बिहार का, किशनगंज साइड वाला। किशनगंज में कहाँ से आएगा? असम से जो सटा हुआ बॉर्डर एरिया है। असम से कहाँ इंडिया बिहार सटा हुआ है आपका? सर पास में है सर। नहीं, बहुत दूर है वहाँ से असम। वो बहुत दूर है वहाँ से। आपका कटिहार लास्ट में है, कटिहार है ना लास्ट में? सबसे लास्ट में कौन है बिहार का? सर कटिहार है। कटिहार, उसके बाद कौन है? बंगाल का होगा। वेस्ट बंगाल का सर सिलीगुड़ी। उसके बाद फिर कौन है? कूच बिहार एरिया। कूच बिहार बहुत दूर है वहाँ से, बीच का एरिया। जनरल मैप जानते तो बिहार जो आपका कटिहार बता रहे हैं, कटिहार से तो असम बहुत दूर है वहाँ से। तो वो कैसे वहाँ से आ जाएगा गहरा? उसी रूट में सर कहीं मूवमेंट करके आता होगा। ऐसे हमको कोई कहीं सुने नहीं है सर कि बिहार में माइग्रेट करके आया है। नहीं आता है? नहीं सुने। एक आध को पकड़ा के तो यहाँ भी आया है माइग्रेट करके। आप चितवन नेशनल पार्क सुने हैं? नहीं। चितवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? नहीं सुने। नहीं, नेपाल में नहीं है। आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, जी सर, उसका एरिया किससे मिलता है नेपाल में? ये नहीं पता। वहीं से तो माइग्रेट होकर आता है इधर। एक आध को पकड़ा करके आया भी है यहाँ पर। अभी उसी एरिया में राइनो को रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है, जहाँ की मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ होगा। इस बारे में नहीं पता सर, देख लेंगे। खैरवार कहाँ पर रहता है बिहार में? सर खैरवार नहीं पता सर। अच्छा, ये थारू सर वेस्ट चंपारण में पाए जाते हैं। ट्राइबल हैं सर, पहले इनको ओबीसी में कैटेगराइज किया जाता था। 2000 के आसपास इनको ट्राइबल। ये कहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ पर आए हैं बिहार में? ओरिजिनल माइग्रेशन कहाँ से हुआ है थारुओं का? सर तराई रीजन नेपाल का। तो तराई रीजन तो है, ओरिजिनल कहाँ का था ये सब जो कि आके इधर बस गया? सर एग्जैक्टली श्योर नहीं, राजस्थान साइड से। राजस्थान, ठीक ही है। घोटुल क्या है? घोटुल भी सर ट्राइब नहीं है सर। घोटुल शायद एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ लोग रहते थे। क्या करते थे? ट्राइबल जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के रहते थे वो वहाँ पे रहते थे सर। काहे के लिए घोटुल बनाया गया था? सर जो मतलब जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं और जो यंगर जनरेशन एक दूसरे को ट्रेन कर सके, जो ट्राइबल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, जैसे कि हंटिंग वगैरह। हंटिंग के लिए बना हुआ था? हंटिंग के लिए नहीं था सर, मतलब लाइफस्टाइल के लिए था कि हर चीज़ की शिक्षा उनको मतलब अपने से जस्ट प्रेडेसेसर जनरेशन से मिल जाए। हर चीज़ का मतलब मेन फोकस किस पर था? ये नहीं पता। ओके। अभी हाल ही में कौन से देश में भूकंप आया है? जापान में सर। जापान में भूकंप आने के कारण क्या है? क्यों बार बार वहाँ भूकंप मतलब आता है? सर जापान का जो लोकेशन है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पे है, तो अक्सर उनका मूवमेंट होते रहता है। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन है, जापान वहीं पे लोकेटेड है। और जापान एक देश सर आइलैंड्स का ग्रुप है, तो अक्सर वहाँ भूकंप आते रहते हैं थोड़े से भी टेक्टोनिक मूवमेंट पे। अभी जो भूकंप आया था वो कौन से प्लेट, दो प्लेटों के बीच में टकराने से है? भूकंप में सबसे खतरनाक वेव्स किसको माना जाता है? सर जो सरफेस वेव्स होते हैं। तो उसका नाम जैसे PSL है ना, तो उसमें कौन से वेव्स सबसे खतरनाक माने जाते हैं? ये सर नहीं रिकॉल, आर वेव्स।
एलवेब से। अभी आदित्य को जो छोड़ा गया था सूर्य के अध्ययन के लिए, तो लैग्रेंजियन पॉइंट का एक जिक्र आता है, क्या है लैग्रेंजियन पॉइंट? सर सबसे क्लोजेस्ट जहाँ से सन को मॉनिटर किया जा सकता है। और कुछ? इसरो ने अभी हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ऑब्जर्वर से। अभी इसरो ने जो एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। सर रिसेंट न्यूज़ नहीं रही, और चंद्रयान 3 तक ही मतलब देखते थे। कोहरा और कुहासा में क्या डिफरेंस है? सर फॉग और स्मॉग दोनों को बोलते हैं। एक में सर मतलब डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, एक में सिर्फ वाटर वेपर्स रहते हैं। नहीं, डस्ट पार्टिकल्स दोनों में होते हैं। डेंसिटी सर कुहासा में ज़्यादा रहता है, जो कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। कोहरा नॉर्मल जो ठंडी के दिनों का होता है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सर हर एस्पेक्ट में देख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जो जितने ग्रुपिंग्स है उसमें हम लीड कर सकते हैं। जैसे कि अभी G20 जो समिट हुआ था उसका इंडिया चेयरपर्सन था, तो उसी से स्टेप का यूज़ करके जो ब्रिक्स था उसको एक्सपेंशन किया गया। तो ब्रिक्स एक तरह से इंडिया डोमिनेटेड है। उसी तौर पे हम सार्क को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आसियान को भी। ये पॉलिटिकल हो गया। इकोनॉमिक फ्रंट पे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम फंड्स देते हैं गुजरात डॉक्ट्रिन के साथ। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो हम पे डिपेंडेंट है। नेपाल अपने ट्रेड के लिए बहुत हद तक हम पे डिपेंडेंट है। अभी आपने ब्रिक्स का जिक्र किया, ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी 2023 में? साउथ अफ्रीका में। अच्छा, ब्रिक्स में भी कितने देश शामिल हैं? और एक देश जिसने उसके सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, कौन सा देश है? सर अभी 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एक अर्जेंटीना है जिसने हाल में इच्छा जताई थी कि ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया कि ब्रिक्स तो नहीं। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कितने देश शामिल हो गए हैं टोटल? सर इथोपिया, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और UAE ये शामिल हो गए, अर्जेंटीना नहीं हुआ। थैंक यू। ओके, कब है आपका ओरिजिनल इंटरव्यू? सर परसों 8 को है। ठीक है, ऑलरेडी तो आप सिलेक्टेड हैं, आपको पता है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 2-3 चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो मेजर क्वेश्चनिंग हो सकता है वो आपके जॉब प्रोफाइल से बन सकता है, और उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की इश्यूज़ हैं, है ना, जैसे FSA वगैरह मैंने पूछा था, तो वो एरिया आपका ठीक है। बट और भी उस पर देख लीजिएगा जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, है ना। जो एक मैंने वो पैकेट वाला पूछा था वो एक्सपेक्टेड था कि आप बोल सकते हैं। F+ लिखा रहता है पैकेट पे, है ना, तो इसलिए हम लोग दूर से ही पहचान जाते हैं कि वो नॉर्मल है या फोर्टिफाइड है ना। तो वो एरिया आपने आज भी अच्छे से किया है, और भी अच्छे से उसको कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। 1-2 चीज़ पे हमें ध्यान रखनी है। कैजुअल वर्ड्स कुछ आप यूज़ करते हैं बीच में, उससे हमें अवॉइड करना है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो आप बोल देते हैं नहीं पता है सर, ऐसा नहीं, वहाँ पे सॉरी बोलते हैं, सॉरी सर मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बस इतना बोलेंगे, है ना। एक और जगह आपने कुछ कैजुअल वर्ड यूज़ किया था, जैसे ऐसा बोले तो ऐसा करके कुछ आपने बोला था, है ना। इस तरह के वर्ड्स को नहीं यूज़ करना है। जो सर का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन था वो आपसे एक्सपेक्टेड था, है ना। वहाँ पे हम लोग स्पीशीज़ के बाद एक सब स्पीशीज़ देखते हैं, है ना। सब स्पीशीज़ या वैरायटी जिसको बोलते हैं वो ट्राइनोमियल में आता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। राइनो के बारे में बिल्कुल ही आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था कि बिहार में कैसे आते हैं वो, और आप गेस वर्क कर रहे थे, ये नहीं कीजिएगा। नहीं है तो वहीं पे सॉरी बोल दीजिएगा, सॉरी सर, जैसा आपने इसके पहले 1-2 में किया भी है। वहाँ पे आप गेस वर्क कर रहे थे, ऐसा नहीं करेंगे। रेस्ट सब चीज़ बढ़िया है आपका, इस बार और भी अच्छा रैंक आपका आएगा। ऑल द बेस्ट। ओके।